नमस्कार। चलिए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां से भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का जन्म हुआ। आज हम उसी प्राचीन धरती मगध की कहानी में उतरने वाले हैं, जिसने भारत के इतिहास को एक नया आकार दिया। तो सवाल ये है कि भारत का पहला विशाल अखंड साम्राज्य आखिर बना कहाँ था? इस एक सवाल का जवाब हमें इतिहास की एक असाधारण यात्रा पर ले जाता है, और उस यात्रा का केंद्र है मगध। इस कहानी को हम परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले हम मगध की शक्ति के रहस्यों को जानेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे मौर्यों ने इस शक्ति का इस्तेमाल करके भारत को एक किया। इसके बाद हम गुप्तों के शानदार स्वर्ण युग की यात्रा करेंगे और अंत में समझेंगे कि इन महान साम्राज्यों ने आज हमारे लिए क्या छोड़ा है। देखिए, किसी भी महान साम्राज्य की कहानी उसकी जमीन और उसके संसाधनों से ही शुरू होती है, और मगध के मामले में ये बात बिल्कुल सच है, बल्कि शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी। मगध की सफलता कोई संयोग नहीं थी। उसे प्रकृति से ही एक ऐसी बढ़त मिली थी जिसे हराना मुश्किल था। गंगा की उपजाऊ घाटी, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं। जमीन के नीचे छिपी लोहे की खदानें, इसका मतलब उस जमाने के सबसे एडवांस्ड हथियार। उसकी पहली राजधानी राजगीर तो जैसे पहाड़ों के बीच एक कुदरती किला थी, और गंगा सोन जैसी नदियां, वो तो व्यापार और सेना के लिए किसी हाईवे से कम नहीं थी। ये करीब 1000 साल का वो इतिहास है जिसने भारत को आकार दिया। हर्यक और शिशुनाग जैसे शुरुआती राजवंशों ने एक नींव रखी, जिस पर मौर्य और फिर गुप्त साम्राज्यों की शानदार इमारतें खड़ी हुईं। ये एक महाकाव्य की तरह है, और हम इसके सबसे रोमांचक अध्यायों को देखने जा रहे हैं। मौर्यों के आने से ठीक पहले नंद साम्राज्य ने पहली बार दुनिया को मगध की असली ताकत का प्रदर्शन करके दिखाया। उन्होंने पूरी गंगा घाटी को एक शासन के नीचे लाकर ये साबित कर दिया कि मगध के संसाधनों से कितना विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। उनकी दौलत और सैन्य शक्ति के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। 20,000, सोचकर देखिए, 20,000 से ज्यादा युद्ध हाथी। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक सेनाओं में से एक का प्रतीक था। और यही वो ताकत थी जिसने नंदों को लगभग अपराजय, मतलब अनबीटेबल बना दिया था। तो नंदों ने एक बहुत बड़ा मंच तैयार कर दिया था। अब बस एक ऐसे नायक की जरूरत थी जो इस मंच पर इतिहास का सबसे बड़ा नाटक खेल सके, और वो नायक थे मौर्य, जिन्होंने पहली बार भारत को एक सूत्र में पिरोया। महान रणनीतिकार चाणक्य के मार्गदर्शन में एक नौजवान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ अत्याचारी नंद शासक को उखाड़ फेंका, बल्कि एक ऐसा सपना पूरा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। अपनी सैन्य जीत और राजनीतिक दूरदर्शिता से उन्होंने भारत के पहले वास्तविक अखंड साम्राज्य की नींव रखी। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने बल और रणनीति से भारत का राजनीतिक एकीकरण किया, तो उनके पोते सम्राट अशोक ने धम्म के सिद्धांत के माध्यम से भारत को आध्यात्मिक रूप से एक किया। कह सकते हैं कि एक ने साम्राज्य का शरीर बनाया तो दूसरे ने उसमें आत्मा डाली। इतिहास में कुछ ही कहानियां सम्राट अशोक के बदलाव जितनी शक्तिशाली हैं। कलिंग युद्ध के मैदान पर लाखों लोगों की पीड़ा देखकर एक विजेता सम्राट का दिल पछतावा से भर गया। उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और धम्म यानी अहिंसा और लोक कल्याण की नीति को अपना लिया। ये सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये एक क्रांति थी जिसके शांति के संदेश को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। मौर्यों के पतन के कई 100 सालों बाद मगध की धरती ने एक बार फिर इतिहास को एक नया मोड़ दिया। इस बार उदय हुआ गुप्त साम्राज्य का एक ऐसा युग जिसे आज भी भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये एक ऐसे समय का जिक्र है जब भारत सिर्फ सैन्य या राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति के शिखर पर पहुंच गया था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान शासकों ने न केवल साम्राज्य को बड़ा किया, बल्कि उन्होंने कवियों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को भी संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान अपने चरम पर पहुंचे, क्योंकि वो समझते थे कि एक महान साम्राज्य केवल जीत से नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति से भी बनता है। इस स्वर्ण युग की उपलब्धियां आज भी हमें हैरान करती हैं।
संस्कृत साहित्य अपनी ऊंचाइयों पर था। गणित में शून्य की क्रांतिकारी अवधारणा ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। खगोलविदों ने सितारों के रहस्यों को सुलझाया और मूर्तिकला और वास्तुकला ने तो ऐसे चमत्कार किए जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। तो इस 1000 साल की शानदार यात्रा के बाद सवाल ये उठता है कि इन साम्राज्यों ने हमारे लिए आखिर छोड़ा क्या है? उनकी स्थायी विरासत क्या है? अगर संक्षेप में कहें तो मगध की रणनीतिक नींव पर मौर्यों ने राजनीतिक एकता का एक मजबूत स्तंभ खड़ा किया और उसी नींव पर गुप्तों ने सांस्कृतिक उत्कृष्टता का शिखर बनाया। इन दोनों ने मिलकर ही भारतीय उपमहाद्वीप की उस मूल पहचान को गढ़ा जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि क्या इन महान साम्राज्यों की विरासत, चाहे वो अशोक का शांति का संदेश हो या गुप्त काल की वैज्ञानिक खोजें, आज भी हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी दुनिया में किसी न किसी रूप में जीवित है।